जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में। मैं लाइव आ चुका हूँ, तो काइंडली आप मुझे ज्वाइन कर लें ताकि हम लोग फिर अपना आज का लेक्चर शुरू कर सकें। जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी 22 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। ठीक है आयशा। जी 25 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। जैसे ही हम 50% में पहुँचते हैं मैं शुरू करता हूँ। बाकी जिन लोगों ने वीकेंड पे एक्सरसाइज जो है वो पूरी की है, उन लोगों का बहुत शुक्रिया, और उन लोगों को डेफिनेटली जो है वो क्रेडिट मिलेगा, और ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी कुछ जो है वो सीखा भी होगा इस काम से। और ये मैं आपको बताऊँ, ये फ़र्स्ट फेज़ होता है। इंशाल्लाह अभी आगे हम लोग चलेंगे तो इसी ग्रुप में इंशाल्लाह और चीज़ें भी पोस्ट करूँगा मैं, और एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह होप सो आप इस काबिल होंगे कि आप अपना एक मेटा एनालिसिस जो है वो पब्लिश कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। 30 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? कोई बताएगा मुझे? जी थैंक यू दानियल, थैंक यू आमना। ये 35 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। ये ऊपर दे आओ, ले लो, पकड़ लो आके। जी थैंक यू। जी 36 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। जी 36 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए। थर्टी एट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हमें। चले हम अब शुरू करते हैं। लास्ट वीक जब हम लोगों ने अपना टॉपिक जो है वो फिनिश किया था जो हमारा, तो हम लोग लास्ट पोर्शन ऑफ पैरेंटल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे। स्टीराइल प्रेपरेशन का लास्ट पार्ट था जो कि था फिलिंग का। और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। तो अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो पैरेंटल्स का इंट्रोडक्शन था कि पैरेंटल्स होते क्या हैं। फिर हमने देखा कि पैरेंटल्स में हम कौन कौन से फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम लोग ऐड करते हैं, और डिफरेंट फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या रोल हैं हमारे पास।
चलो बाबा को पढ़ाने दो बेटा, जाओ उधर जाके खेलो। तो वो हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने एरिया, जो प्रोडक्शन फैसिलिटी थी हमारी, हमने वो डिस्कस की कि प्रोडक्शन फैसिलिटी जो होती है पैरेंटल की, वो कैसी होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी एयर क्वालिटी हम लोगों ने देखा। उसमें हमने यूरोपियन क्लासिफिकेशन देखी, उसमें हमने यूएसपी क्लासिफिकेशन देखी, हमने और मल्टीपल क्लासिफिकेशन जो हैं वहाँ पे हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कौन सा एरिया जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर वो स्टीराइल होता है और किस क्लास में होता है, और कौन सा एरिया जो है वो नॉन स्टीराइल होता है और वो किस क्लास में होता है। फिर हम लोग प्रेपरेशन ऑफ पारेंटल के अंदर आ गए, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हाउ टू प्रिपेयर आवर पारेंटल्स। और हमने देखा कि उससे पहले, प्रेपरेशन से पहले, जो हमारे आउटर का हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइनल फिलिंग। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े, CIP SIP के हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े, और हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने जो एरिया जब मेंटेन करते हैं तो वो कैसे टेस्ट करते हैं। और उसमें हम लोगों ने फिर मीडिया फील्ड स्टडीज़ डिस्कस की। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पार्ट है, जब सारे टेस्टिंग वगैरह आप परफॉर्म कर चुके होते हो, फिर आप फिलिंग करते हो अपनी। तो फिलिंग हम लोगों ने शुरू की थी। फिलिंग के अंदर हम लोगों ने, जो हमारा पहला लेक्चर था वहाँ पे हमने देखा था कि फिलिंग जो है वो कैसे होनी चाहिए, क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। फिर हमारा जो डिवाइसेस हैं जो फिलिंग में यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, अगर कोई विस्कस लिक्विड है तो वो कैसे फिल होता है, और अगर जो है फिर फाइनल फ़िल्टर जो हम लोग प्लेस करते हैं मिक्सिंग से पहले, वो कितने माइक्रोन का होता है, 1 माइक्रोन का होता है वो। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर अब लिक्विड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हमने आम कॉमन लिक्विड्स हमने फिल करने हैं तो उसके वो हम कैसे फिल करेंगे। उसके 3 मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड जो है वो कहलाता है वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग। दूसरा मेथड जो है वो कहलाता है टाइम एंड प्रेशर डोजिंग। और तीसरा मेथड जो है वो कहलाता है नेट वेट फिलिंग। तो ये 3 मेथड जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ द वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग, सेकेंड वन इज़ द टाइम प्रेशर डोजिंग, एंड थर्ड वन इज़ द नेट वेट फिलिंग। जहाँ तक वॉल्यूमेट्रिक फिलिंग की बात है तो इसमें आप अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम आप फिलिंग करते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी वॉल्यूम आप फिलिंग करते हो, और वो वॉल्यूम बेसिस पे कोई भी प्लंजर सिस्टम हो सकता है, या इसके अलावा वॉल्यूम बेस्ड कैलकुलेशन के बाद मशीन फिल कर सकती है। ये मेथड है। जो मेथड नंबर 2 है टाइम और प्रेशर फिलिंग, इसके अंदर जो भी फिलिंग होगी वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ़ टाइम के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ख़ास प्रेशर के ऊपर, अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ख़ास प्रेशर के ऊपर अगर आप 5 सेकंड के लिए फिलिंग कर रहे हो तो एक ख़ास वॉल्यूम फिल होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप प्रेशर डबल कर देते हो और उसी 5 सेकंड तक फिलिंग करते हो तो वो जो वॉल्यूम जो पहले फिल हुआ था वो उससे डबल फिल होगा अब। तो इसलिए टाइम, एक सर्टेन प्रेशर के ऊपर कुछ टाइम आप देते हो, उसमें से कुछ वॉल्यूम जो है वो फिल हो जाता है। अगर ये प्रोसेस सिस्टम आप यूज़ करेंगे तो वो टाइम प्रेशर डोजिंग कहलाएगा। जो थर्ड कैटेगरी है वो नेट वेट फिलिंग है। इसमें आप अकॉर्डिंग टू दी वेट आप फिलिंग करते हो। ठीक है, इसमें वॉल्यूम बेस्ड फिलिंग नहीं होती, वेट बेस्ड फिलिंग होती है कि 1 ml ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.8 मिलीग्राम्स। ठीक है, या 0.8 ग्राम्स यू में से। तो इस केस के अंदर हमारे पास वेट बेसिस पे आप जो है वो फिलिंग करते हो कि अगर आपने 10 ml फिल करना है तो आप उसका वेट कैलकुलेट करोगे कि असल में 10 ml कितने वेट का होता है, तो फिर वो उस हिसाब से आप उसको फिल करोगे। आम तौर पे लिक्विड के फिलिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो स्टेनलेस स्टील सिरिंजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। और ये स्टेनलेस स्टील सिरिंजेस जो हैं, ये जहाँ पे आपने पहले देखा है अपनी मशीन के अंदर, जो आपकी इंडस्ट्री की लैब के अंदर पड़ी हुई है, कि वहाँ पे 4 अदद आपको सिरिंजेस मिली थी, फिलिंग सिरिंजेस मिली थी। तो वहाँ पे बाकायदा पूरी प्लंजर बेस सिस्टम सिरिंज लगी होती है उनकी जगह पे, तो वो यूज़ होता है सिर्फ करने के लिए। इसके अलावा हाई स्पीड फिलिंग करने के लिए हमें एक्यूरेसी चाहिए, फिलिंग रेट और एक्यूरेसी और प्रेसिजन रिक्वायर होती है। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमने इंडस्ट्री में हाई स्पीड फिलिंग करनी होती है तो प्रेसिजन और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीपल फिलिंग यूनिट्स ऑफन आर जॉइन टुगेदर विद एन इलेक्ट्रॉनिकली कोऑर्डिनेटेड मशीन। तो मल्टीपल फिलिंग यूनिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एक से ज़्यादा सिरिंजेज होंगी, या एक टाइम पे एक से ज़्यादा एम्प्यूल्स फिल होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मशीन्स होती हैं फिलिंग की, उनको हम कहते हैं कि हेड्स कितने हैं मशीन के अंदर। हेड का मतलब है 1 हेड मींस 1 एम्प्यूल फिलिंग एट अ टाइम।
4 हेड मीन्स 4 एम्प्यूल विल फिल एट अ टाइम, 8 हेड्स है, 16 हेड्स है, 32 हेड्स है। इस तरीके से 32 हेड्स का मतलब है कि 32 एम्प्यूल जो है वो एक वक्त में फिल होंगे। तो इसलिए क्योंकि हमें बहुत हाई स्पीड फिलिंग रिक्वायर होती है, तो हमें फिर नंबर ऑफ़ हेड्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर होते हैं, और ये तमाम हेड्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। प्रोडक्ट सेंसिटिविटी टू मेटल पेरिस्टाल्सिस फिलिंग इज़ यूज्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट आ गई। अगर आपका प्रोडक्ट जो है फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन पॉलीमाल्टोज इंजेक्शन है, ठीक है, तो अगर आयरन आप यूज़ कर रहे हैं तो आयरन जो है वो रिएक्टिव है विद द मेटल, तो इस केस में आप फिलिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो आपकी फिलिंग होगी वो फिलिंग जो है वो आपकी पेरिस्टाल्सिस फिलिंग कहलाएगी। पेरिस्टाल्सिस फिलिंग क्या होती है कि इसके अंदर आप रबर पाइप ले लेते हैं और रबर पाइप को किसी मैकेनिज्म से बार बार दबाते हैं और छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं। ये बेसिकली पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे बॉडी के अंदर होती है। तो वो एक अदद यू में से फ्राई व्हील गरारी टाइप चीज़ जो है वो घूम रही होती है, ठीक है, और इधर पाइप लगा होता है। वो एक साइड जो है उसकी घूमते घूमते वो आगे पाइप के साथ पाइप को दबाती है, और फिर जब घूमती पर निकल जाती है तो दूसरी साइड नहीं होती। मीन्स उस फ्राई व्हील की एक साइड ज़रा लंबी होती है, एक साइड छोटी होती है। तो जब छोटी साइड आती है तो वो नहीं टकराती, इसको नहीं दबाती, लेकिन जब लंबी साइड आती है तो वो घूमते हुए इसको दबाती है। जब इसको दबाती है तो ये पुश होता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है, फिर घूम के जो दूसरी साइड आती है वो नहीं दबाती है, फिर फैल जाता है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट जो है इसके अंदर आती है, तो इससे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को ऐसे कोऑर्डिनेट किया जाता है कि जैसे ही फिलिंग नीडल के आगे एम्प्यूल आता है तो दूसरी तरफ जो दबाने वाला पार्ट है वो इन कांटेक्ट आता है, और वो जब एम्प्यूल आगे चले जाते हैं और दूसरे एम्प्यूल आने से पहले जो दरमियान का लैग टाइम होता है उस टाइम पे वो वाली साइड जो नहीं टकराती वो आगे आ जाती है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, और इसमें सिलिकॉन रबर ट्यूब्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट जो है वो सिलिकॉन रबर ट्यूब्स के साथ ही इन कांटेक्ट आता है रादर देन कमिंग इन कांटेक्ट विद दी मेटल, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि मेटल जो है वो प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। However, some compromise in filling accuracy is obvious। इस केस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि हाँ कुछ फिलिंग के अंदर इन एक्यूरेसीज आ सकती हैं, तो उसको फिर हमें मॉनिटर करना पड़ता है। जो अभी हमें आपसे पहले भी डिस्कस किया था, टाइम प्रेशर फिलिंग मशीन आगे आ गई है कि पॉपुलर फॉर फिलिंग स्टीराइल फिलिंग। प्रोडक्ट टैंक सेंसर लगा होता है। इसमें जो टाइम प्रेशर फिलिंग मशीन है इसमें प्रोडक्ट टैंक जो होता है जहाँ से प्रोडक्ट आपका निकलता है वहाँ पे सेंसर लगा होता है, वो एक्यूरेटली प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है, और उस प्रेशर को फिर ट्रांसमिट करता है पीएलसी के थ्रू। पीएलसी मशीन के अंदर एक एलसीडी लगी होती है मशीन के ऊपर जो उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए होती है, उसको पीएलसी कहते हैं। तो वो प्रेशर जो टैंक के अंदर सेंसर लगा होता है वो टैंक में कितना प्रेशर है वो पीएलसी को बताता है, और उसके बाद फिर आप फ्लो रेट को उस हिसाब से कंट्रोल करते हो टाइम के लिए कि जी ये प्रेशर इतना है, अगर हम इतने टाइम के लिए फ़्लो को ओपन करेंगे तो इतने टाइम तक, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड के लिए फ़्लो ओपन करेंगे तो इतना ml जो है फिल हो जाएगा। तो इससे फिर आप कैलकुलेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस का एडवांटेज ये है कि इसमें मिनिमल पार्ट मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो टैंक के अंदर सेंसर लगा हुआ है। प्रेशर आप वहाँ पे बढ़ाएंगे, कोई आपको मशीन यूज़ नहीं करनी प्रेशर बढ़ाने के लिए, या आगे कोई मशीन ऐसी कोई पार्ट मूवमेंट कम से कम है इस सिस्टम के अंदर। प्रोडक्ट जो है इज़ डिलीवर्ड बाय प्रेशर यूजिंग नाइट्रोजन, नो पंपिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो पंपिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे ज़्यादा पार्ट मूवमेंट है। यहाँ पे क्योंकि आप पंपिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं बाय द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन बाय इंक्रीजिंग नाइट्रोजन प्रेशर, तो इस वजह से यहाँ पे पंपिंग एक्शन नहीं है, और जहाँ पे पंपिंग एक्शन नहीं होता वहाँ पे फिर पार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। और आपको ये पता है कि जहाँ पे पार्ट्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे क्या पार्टिकल उड़ते हैं। जब पार्टिकल उड़ते हैं तो फिर वो पार्टिकल आपके एम्प्यूल के अंदर भी जा सकते हैं और वहाँ पे फिर वो उसकी स्टेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। प्रोटीन्स आर क्वाइट सेंसिटिव टू शेयर फोर्स कैन बी फील्ड। इस क्योंकि जो पंप एक्शन से बहुत शेयर फोर्स जनरेट होती है, तो प्रोटीनियस सब्सटेंसेस जो हैं, ऐसे पारेंटल्स जो प्रोटीनियस नेचर के हैं, उनको आप फिर पंप के थ्रू फिल नहीं कर सकते, उनको फिर इसी मेथड के थ्रू बाय प्रेशर, बाय यूजिंग प्रेशर, नाइट्रोजन प्रेशर के थ्रू या फिल करते हो। यूएसपी रिक्वायरमेंट्स कहती हैं जी कैन बी फिल्ड विद द सफिशिएंट वॉल्यूम इन एक्सेस ऑफ द लेबल्ड वॉल्यूम टू इंश्योर विड्रॉल ऑफ द लेबल्ड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अक्सर, असल में हम लोगों ने कभी इंजेक्शन को ना तोड़ा है ना कभी उसको सिरिंज पे फिल किया है, इसलिए हमें इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कभी ये काम खुद करके देखिएगा आप
एम्प्यूल को तोड़ने के बाद सिरिंज के साथ उसको अगर आप इंजेक्ट सिरिंज के अंदर सक करने की कोशिश करेंगे तो आखिर में कुछ ना कुछ रह जाता है जो नहीं निकलता। तो यूएसपी ये कहती है कि जो भी वॉल्यूम आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 5 ml लिया है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा जाने दें। एक ml तो नहीं मैं कहूँगा, 1-2 ड्रॉप अगर ऊपर भी चला जाता है तो इट इज़ फाइन, बिकॉज विड्रॉल में आसानी होगी। अगर आप सारा विड्रॉ करते हैं और वो 5 ml है और आपको डोज ही 5 ml चाहिए और कुछ बीच में रह जाता है तो वो 5 ml नहीं है, वो 5 ml से कम है। सो जितना पीछे रह जाता है आमतौर पे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, उतना अगर आप बढ़ा देते हो अपना वो वॉल्यूम को, तो इट इज़ ओके विद यूएसपी बल्कि ये कहती है कि सफिशेंटली एक्सेस वॉल्यूम आप फिल करें उसके अंदर कि वो ईजिली विड्रॉ हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लिक्विड फिलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू फिल सॉलिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो सॉलिड्स का है। एंटीबायोटिक्स आर मोर डिफ़िकल्ट टू सब डिवाइड इवनली इनटू कंटेनर्स। सॉलिड्स में आम तौर पे एंटीबायोटिक्स आती हैं और ये सॉलिड स्टेराइल मटेरियल्स वो होते हैं जो पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पाउडर्स जो हैं वो वाइल्स के अंदर आते हैं और साथ में एक वाटर फॉर इंजेक्शन का या नॉर्मल सलाइन का, डिपेंड करता है कि किस में मिक्स करना है आपने, या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल का, व्हाट्सएवर उस जो भी व्हीकल होगा, आम तौर पे ये वाटर फॉर इंजेक्शन होता है, WFI होता है। वो उसका एक एम्प्यूल साथ में दिया होता है। आपने करना ये होता है कि आपने एम्प्यूल को ब्रेक, एक सिरिंज लेनी होती है, एम्प्यूल को ब्रेक करना होता है, एम्प्यूल में से सारा वाटर जो है, वाटर फॉर इंजेक्शन, उसको सिरिंज में सक करना होता है। फिर वाइल के ऊपर एल्यूमिनियम की सील होती है, उसको ब्रेक करना होता है। ब्रेक करने के बाद उसके नीचे आपको रबर ओपनिंग मिलती है, उस रबर के अंदर आपने उस सिरिंज को पेनिट्रेट करना होता है और सारे का सारा वाटर जो है उसके अंदर डाल के उसको शेक करना होता है। और शेकिंग का प्रोसीजर ऊपर लिखा होता है कितनी देर तक आपने शेक करना है। इससे ज़रूरी नहीं है हमेशा सस्पेंशन ही बने, इससे सोल्यूशन भी बनता है। ठीक है, अगेन अगर आप जब दोनों को मिक्स करोगे, ज़रूरी नहीं है हमेशा सस्पेंशन ही बने, सोल्यूशन भी बन सकता है। तो इन बोथ केसेस प्रॉपरली आपने उसको मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाए फिर आपने सिरिंज को जो आपने अभी निकाल ली थी उसको री इंसर्ट करना है, और री इंसर्ट करने के बाद आपने वो सारा प्रोडक्ट जो है उसको सक कर लेना है और अब यू आर रेडी फॉर द इंजेक्शन इन द पेशेंट। तो इस केस में अब सॉलिड जो वाइल के अंदर आपने डालने थे, इसकी डिवीजन बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज यहाँ पे सॉलिड कंटेंट 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम होगा, या चलो 100 मिलीग्राम भी है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पेंस सच ए लो क्वांटिटी इवनली थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम्स, बिकॉज नंबर 1 रेट ऑफ फ्लो इज स्लो एंड ऑफन इरेगुलर। अब पानी तो नहीं है ना कि जो एक रेट पे फ्लो करेगा, ये पाउडर है, एक तो इसका रेट ऑफ फ्लो स्लो होता है, दूसरा पाउडर जो है वो यकसा नहीं फ्लो करता, इरेगुलर फ्लो रेट होता है उसका। डिफ़िकल्ट टू इंट्रोड्यूस सॉलिड पार्टिकल्स इवन विद अ लार्जर डायमीटर ओपनिंग ऑफ द फिल्टर। आप फिलर से जिससे आपने फिल करना है, चाहे उसका डायामीटर फिलर का ज़्यादा ही क्यों ना हो, even then it is very difficult to introduce particles evenly into the you may say into the vial. Some solids are subdivided into container by individual weighing, slow process. अगर जहाँ पे आपके पास प्रॉपर मशीन नहीं है वहाँ पे आप इंडिविजुअल वे करके आप एक एक वे कर रहे हो और वो बहुत स्लो प्रोसेस है। स्कूप इज़ प्रोवाइडेड टू एड क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेशन। इस केस में क्या करता है कि आपको छोटा स्कूप दे दिया जाता है, तो कहा जाता है स्कूप को ऊपर तक फिल करें, ऊपर से सैस करें और डाल दें, वे करने की ज़रूरत नहीं है, हमने वे किया हुआ है। ठीक है, ये भी होता है, लेकिन ये भी वे तो हमने किया हुआ। कुछ लोग जो हैं उसको ज़्यादा ज़ोर से दबा देते हैं, कुछ नहीं दबाते हैं, तो उसमें तो बल्क वॉल्यूम और टैप वॉल्यूम जो आपने पढ़ा, बल्क डेंसिटी और टैप डेंसिटी का फ़र्क आ जाएगा। तो ये भी अगेन ये अप्रॉक्सीमेशन ही है, प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर। फॉर ग्रेनुलर सॉलिड्स मेजरमेंट एंड डिलीवरी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ग्रेनुलर सॉलिड्स जो है वो कोलैबोरेटेड इन टर्म्स ऑफ वेट डिजायर्ड। जो ग्रेनुलर सॉलिड्स हैं, ग्रेन्स हम लोग क्यों बनाते हैं, उसमें जो एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस ये हैं कि जी एक तो वॉल्यूम जो है वो बड़ा प्रॉपर, आप सॉरी जो फ्लो रेट है बड़ा प्रॉपर मिलता है ग्रेनुल का आपको, नंबर 1। नंबर 2 जो डिवीजन है आपकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो भी बड़ी प्रॉपर होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं, मिक्सिंग बड़ी अच्छी हो जाती है इसके अंदर। तो इस केस में वेट बेसिस पे आप फिलिंग करते हो कि जी इतने टाइम के लिए अगर फिलर का वॉल्व जो है ओपन करेंगे तो इतने ग्रेन्यूल्स विल मूव इनटू द वाइल। तो ये वही काम है जो वॉल्यूम प्रेशर फिलिंग वाला काम था ना, कि इतने टाइम के लिए ओपन करेंगे तो ये होगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी की बेसिस पे आप कहते हो कि अगर हम लोग जो ऑगर है, हमने पहले पढ़ा था, अगर हम उसको इतने टाइम के लिए ओपन करते हैं तो इतना मटेरियल जो है वो उसके अंदर से वो आपकी वाइल के अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर यू मे से
सॉलिड्स। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है आपका सीलिंग। अब यहाँ पे फिलिंग हमारी हो गई, अब लिक्विड फिलिंग भी होगी हमारी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सीलिंग करनी है अपने एम्प्यूल की। अब सीलिंग के अंदर हमारे पास आप लोगों को मैंने मेथड बताया भी था, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था, देयर आर बेसिकली टू मेथड्स टू सील एन एम्प्यूल। एम्प्यूल की सीलिंग जो होती है वो उसी मशीन पे होती है और उसी मेथड पे होती है जिसमें आप फ्लेम के साथ उसका जो टॉप एंड होता है, जो नेक होती है, उसको आप मेल्ट करते हैं, एम्प्यूल घूम रहा होता है और वो राउंड हो जाता है। ठीक है, मेथड जनरली वही है, लेकिन इसको दो तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एक कहलाता है टिप सील और दूसरा कहलाता है पुल सील। ठीक है, जो टिप सील है, यहाँ पे आपका जो ग्लास है उसको आप मेल्ट करते हो। ठीक है, टॉप के ऊपर जो आपने एम्प्यूल देखा होगा, एम्प्यूल की शेप जो है मैंने आपको अक्सर जो है वो बताई है ड्रॉ करके, कि एम्प्यूल टॉप से जो उसकी नेक होती है वो यूं करके होता है, यूं करके फनल की तरह होता है जब ये आपको नया मिलता है। नीचे से तो सेम जैसे आपका तक आता है वैसे ही होता है, लेकिन ऊपर से आपको तो छोटी सी नेक मिलती है जो राउंड होती है। असल में वो उससे डबल लेंथ होती है और वो ऊपर से कन्वेक्स होता है, जस्ट लाइक एन यू मे से अ फनल। तो उसको हीट किया जाता है और हीट करके उस फनल को बेंड करके ऊपर बीड बना दिया जाता है। इतना उसको मेल्ट किया जाता है कि गोल बीड बन जाता है। हाई टेम्परेचर गैस जो है वो इस केस में रिक्वायर है। नेक को इवनली हीट करने के लिए इसको गोल घुमाया जाता है एम्प्यूल को। एक्सेसिव हीट गैसेस टू एक्सपैंड इन द एम्प्यूल एंड ट्रैप द बीड टू फॉर्म अ बबल। जब आप एक्सेसिव हीट देते हैं तो एम्प्यूल के अंदर जो गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं और बीड के अंदर ट्रैप हो जाती हैं और एक बबल बन जाता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट सीलिंग इज़ कॉल्ड लीकर। अगर सीलिंग इनकम्प्लीट होगी तो वो लीकर जो है उसको कहलाएगी वो। ठीक है, तो ये आपकी टिप सील होती है। टिप सील के अंदर टिप के ऊपर, अच्छा ये वो इस एम्प्यूल के अंदर आम तौर पे जो नेक का साइज होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है, बिफोर सीलिंग भी छोटा होता है। ठीक है, तो ये मेथड इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता टिप सील का, जिसमें आप टिप को जो है वो हीट करते हो, टिप जो है वो मेल्ट होती है, फिर नीचे भी थोड़ा सा हीट करते हो तो गैसेस निकलती हैं, वो गैसेस जो हैं वो जब एक्सपैंड करती हैं तो वो बबल बन जाता है। ये मेथड जो है ये इतना कन्वीनियंट भी नहीं है और ये डिफ़िकल्ट भी है। जो ज़्यादा कॉमनली यूज मेथड है, जो कि हम लोगों ने देखा भी हुआ है, वो पुल सील मेथड है। पुल सील के अंदर क्या होता है कि आप टिप पे हीट नहीं करते, रादर टिप से नीचे जिस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जब एम्प्यूल आया तो उसकी नेक का जो साइज़ था वो ये था, सील्ड साइज़ ये था, तो एम्प्यूल की जो नेक होगी अनसील्ड वो इससे डबल होगी। और जिस पॉइंट पे आप चाहते हो कि एम्प्यूल की नेक सील हो, उस पॉइंट पे आप हीट करना शुरू करते हो। ठीक है, आमतौर पर सेंटर में होता है ये दोनों के लेंथ की, तो उस पे आप उसको हीट करते हो वहाँ से, और एम्प्यूल गोल गोल घूम भी रहा होता है, राउंड एक्सिस घूम भी रहा होता है, और ऊपर एक क्लॉ होता है, नीचे एम्प्यूल है, एम्प्यूल घूम रहा है, ऊपर क्लॉ यूं है। अब यहाँ पे हीट हो रहा है, जैसे ही वो स्पेसिफिकली हीट होके वो एरिया मेल्ट होना शुरू होता है, ये क्लॉ ऊपर से नेक को पकड़ लेता है। जब ये क्लॉ ऊपर नेक को पकड़ लेता है, नेक स्टैटिक होगी, एम्प्यूल घूम रहा है नीचे, और हीट की वजह से यहाँ पे चूड़ी पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और ये फिर उसको पुल ऑफ करता है। जब पुल ऑफ करता है तो वहाँ पे एक इरेगुलर से सील बन जाती है और एक धागा सा भी निकल आता है मेल्टिंग की वजह से। तो फिर फर्दर उसको हीट करके वो सील गोल हो जाती है और वो धागा ख़त्म हो जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग पुल सील मेथड। ठीक है जी, अगर मैं देखूंगा अगर मुझे कोई लिंक मिला तो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब का, लेकिन आप लोग जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि पुल सील मेथड कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो ये थे आपके सीलिंग प्रोसीजर्स जिसमें हमारे पास टिप सील मेथड्स आए हैं और साथ में पुल सील मेथड्स जो हैं, ये दो मेथड हमारे पास वो आए। ठीक है जी, बस जी यहाँ तक आज हम करते हैं इसको, और बाकी हम लोग इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेश्चन आप लोगों ने करना है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा जहाँ तक आपके प्रैक्टिकल की बात है, होप सो आपको अभी तक मैंने 4 प्रैक्टिकल जो है मैं भेज चुका हूँ, वो आप लोगों ने राइट अप कर लिए होंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको उसमें से हो, कुछ चीज़ आपने डिस्कस करनी हो, तो आप मेरे साथ उस पर डिस्कस जो है वो आप कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को बताया था वो हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ ट्रांसडर्मल पैच था आई गेस।
मैं ज़रा ढूंढ लूँ कि मैंने वो करवाया था कंप्यूटर किया है। हाँ, प्रेपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक पैच था जो हम लोगों ने कर लिया है। और टोटल नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल्स जो हैं होप्स वो आपके 11 के करीब वो हो चुके होंगे। नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल जो है वो हम लोग करेंगे प्रेपरेशन ऑफ साइनोकोबालामीन इंजेक्शन। और इसका थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं और क्या इसको हम लोग, ठीक है। फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह कल मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आपके साथ कि आप इसको लिख सकें, ताकि मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ। तब तक कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग वो मेरे से पूछ सकते हैं। जी आ गया जी। अच्छा जी, प्रेपरेशन ऑफ साइनोकोबालामीन इंजेक्शन। साइनोकोबालामीन जो है ये अगेन हम लोग यूज़ करते हैं जो न्यूरोलॉजिकल पेन्स होती हैं, इसके अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है और ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन की टैबलेट्स भी आती हैं, लेकिन इंजेक्शन भी बहुत, जिनको न्यूरोलॉजिकल पेन्स होती हैं, जिनको बैक में पेन होती है, शियाटिका का मसला होता है या कोई और नर्व पेन है, उसको उस पेशेंट को ये दिया जाता है। इसमें हम लोग जो हैं वो बीकर ले लेंगे, स्टीरॉयड ले लेंगे, वेइंग बैलेंस ले लेंगे। अच्छा, अब असल में है तो ये इंजेक्शन और ये सारा कुछ हमें करना चाहिए स्टेराइल एनवायरनमेंट में। तो क्योंकि हमारे पास स्टेराइल एनवायरनमेंट जो है वो तो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए जब कभी आप वापस आएंगे इंशाल्लाह तो जो लैमिनर फ्लो हुड है हमारे पास माइक्रो के लैब में, उसके अंदर हम लोग एरिया मेंटेन करके उसके अंदर हम लोग सारा ये काम करेंगे इंशाल्लाह। तो साइनोकोबालामीन जो है 100 ml हम लोगों ने प्रोड्यूस करनी है। साइनोकोबालामीन जो है वो 0.12 ग्राम्स लेंगे हम, साथ में सोडियम क्लोराइड लेंगे 0.75 ग्राम्स, साथ में सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये बफर है, ये हम लेंगे 0.3 ग्राम्स। बेंजाइल अल्कोहल हम लोग लेंगे 0.1। बेंजाइल अल्कोहल जो है ये प्रिजर्वेटिव हम लोग यूज़ करेंगे। और वाटर फॉर इंजेक्शन जो है वो वॉल्यूम मेकअप करेगा 100 ml तक। तो ये चीज़ें हम लोग लेंगे, अपने ऑपरेटर्स को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, स्टीराइल करेंगे और बीकर के अंदर हम लोग WFI लेंगे स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर और उसको डिज़ोल्व करेंगे विद 0.1 ml बेंजाइल अल्कोहल। इन दोनों को आप मिक्स कर लेंगे और ये आपका सोल्यूशन नंबर 1 बन जाएगा। सोल्यूशन नंबर 2 में आप रिमेनिंग जो पोर्शन होगा WFI का थोड़ा सा वो ले लेंगे, उसमें आप अपने सॉलिड्स जो हैं उनको आप डिज़ोल्व कर देंगे, जिसमें साइनोकोबालामीन है और सोडियम क्लोराइड है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है, इनको आप उसमें सॉलेबल करेंगे। जब ये सॉलेबल हो जाएगा तो सोल्यूशन 1 को और सोल्यूशन 2 को आप दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इस मिक्सचर को फिर हमारे पास हम एम्प्यूल तो फिलिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर को फिर हम फाइनली स्टीराइल करेंगे और जिसको हम टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, और हमारा इंजेक्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है जी। तो दिस वाज दी प्रैक्टिकल जो कि मैं अभी आप लोगों को भेज दूंगा और ये आप लोगों ने इसको राइट अप कर लेना है अपने पास। ठीक है जी। तो ये आपका फिर 12th प्रैक्टिकल जो है वो हो जाएगा और इसके बाद इंशाल्लाह 2 से 3 प्रैक्टिकल और होंगे तो 15 की आपकी इंशाल्लाह कॉपी पूरी हो जाएगी। बाकी इंशाल्लाह जब हम लोग मुलाकात करेंगे दोबारा क्लास में तो तब मैं कोशिश करके विद इन 2 और 3 डेज़ डेली बेसिस पे 2 प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा के ये कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और अगेन जिन लोगों ने दूसरे ग्रुप का पार्ट बने, जिन्होंने सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस सीखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और होप सो उनको चीज़ें जो हैं वो समझ भी आई होंगी और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर के अंदर हम लोग उसके ऊपर और काम भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको मैं और भी चीज़ें कुछ हैं जो मैं आपको बताऊंगा विच विल सर्टनली विल हेल्प यू। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल दोबारा आपके साथ लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को उसामा अपलोड कर दीजिएगा और डेट के साथ, लेक्चर नंबर के साथ मुझे बेटा डेट के साथ वीडियो भेजा करें। 20 अप्रैल है, लेक्चर नंबर भी डाल दिया करें उसमें, लेकिन डेट के साथ अगर भेजेंगे तो मुझे याद भी रहेगा कि मैंने ये अपलोड करना कि नहीं किया। तो डेट के साथ मुझे जो है आप ये भेज दीजिएगा, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दीजिएगा और जो लोग वीडियो कन्वर्ट करते हैं व्हाट्सएप पे वो इसका रिकॉर्ड ज़रूर रखें अपने पास बैकअप ज़रूर रखें, या जो CR GRs हैं काइंडली जितने भी लेक्चर अभी तक हुए हैं यूट्यूब पे तो ये पड़े हुए हैं, लेकिन इसका जो 100 MB का वर्जन है जो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर है इसका बैकअप बना के रखें।
ठीक है। लेक्चर 1 से लेके अभी तक का ये बैकअप आपके पास होना चाहिए, ये मैं आपसे बाद में ले लूँगा, फिर जब हम आएंगे तो मैं आपसे कलेक्ट कर लूँगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।